हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफटी की स्टडी पर। आज हम क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 करेंगे। इसके मैं आपको शॉर्ट नोट्स कराऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 9 उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है चार्ल्स कॉर्नवालिस ने बंगाल में ईस्ट मरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रणाली की स्थापना 1793 में की थी। तो वो कौन व्यक्ति था जिसने ईस्ट मरारी बंदोबस्त की स्थापना की थी? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने की थी। ये एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारी की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे? तो सबसे पहले जमींदारों की सैन्य टुकड़ियाँ समाप्त कर दी थी। दूसरा, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया था। तीसरा, जमींदारों से जो स्थानीय न्याय और पुलिस की शक्ति क्या कर ली थी, उन्होंने छीन ली थी। फोर्थ पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि जमींदारों की कचहरी को कलेक्टर के अधीन कर दिया गया था। तो ये 4 कदम उन्होंने उठाए थे। जमींदार प्राय समय पर राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे। जो टैक्स है वो टाइम पे नहीं पे कर पाते थे। उसका कारण क्या था? तो पहला कारण यह था कि उनकी मांगें बहुत ज़्यादा थी। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था 1790 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज की कीमतें बहुत ज़्यादा कम थी। उनकी शक्ति राजस्व एकत्र करने व उसकी प्रबंध तक ही सीमित थी। राजस्व का समय पर भुगतान न करने पर सूर्यास विधि के अनुसार जमींदारों की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इस विधि के अकॉर्डिंग, जिससे बचने के लिए जमींदार क्या तरीके अपनाते थे? सबसे पहला जो तरीका अपनाते थे, जमींदारों को घर की महिलाओं के नाम कर देते थे। जो भी जमींदारी होती थी, ज़मीनों को किसके नाम करते थे? लेडीज़ के नाम, किसी भी महिला के नाम कर दिया करते थे। पहला तरीका ये अपनाते थे। दूसरा, अपने एजेंटों के माध्यम से नीलामी में जोड़ तोड़ किया करते थे। जब भी नीलामी होती तो अपने एजेंट वहाँ पे बैठा दिया करते थे, जो उनकी तरफ से बोली लगाया करते थे। थर्ड, पुराने जमींदारों के लाठियाल नए खरीदार के लोगों को मार पीट कर ही भगा दिया करते थे। जो भी नया खरीदार आता था, वो पुराने जमींदार के जो लाठियार होते थे उनको पीट के वहाँ से भगा दिया करते थे। और बाहरी लोगों को, यानी नए खरीदार को, लोगों की ज़मीन से घुसने ही नहीं देते थे। इस प्रकार नए खरीदार ज़मीन पर कब्जा ही नहीं मिल पाता था उनका। फोर्थ, जानबूझकर ऊंची बोली लगाते थे ताकि बाद में खरीदने से लोग बाग क्या करें, इनकार कर देते थे। तो ये तरीके थे जिससे वो क्या करते थे, अपनी ज़मींदारी को नीलाम होने से बचाते थे। ये एग्ज़ाम में कई बार आया है कि जमींदार अपनी ज़मींदारी को नीलाम होने से किस प्रकार बचाते थे। तो ये 4 पॉइंट आप उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, जोतदार कौन होते थे? जोतदार धनी किसान होते थे, जमींदारों का विरोध करते थे। जमींदारों की तुलना में जोतदारों का ग्रामीण किसानों पर अधिक प्रभाव होता था। ठीक है, तो ये कौन कहलाते थे? जोतदार कहलाते थे। पांचवी रिपोर्ट, आखिर पांचवी रिपोर्ट क्या है? 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज के तरीकों की क्या की गई थी? निंदा की गई थी। तो ये पांचवी रिपोर्ट है। पहाड़ी राजमहल पहाड़ी के लोगों में रहते थे और झूम खेती और संग्रह करते थे। जो पहाड़ी लोग होते थे वो पहाड़ी जंगलों में रहते थे और ये लोग क्या करते थे? झूम खेती किया करते थे और पूरे देश को वे अपनी निजी ज़मीन ही मानते थे। पहाड़ी और स्थानीय लोगों में प्राय संघर्ष होता था और वे लोगों पर हमला करते रहते थे। अंग्रेजों ने उनकी क्रूरता से दमन करने का प्रयास भी किया, किंतु वे पूरी तरह से सफल हो ही नहीं पाए थे। और अंग्रेज कलेक्टर पहाड़ी लोगों के सरदार को शांति बनाए रखने के लिए क्या दिया करते थे? धन भी दिया करते थे ताकि उनमें शांति बनी रहे। और 1780 के आसपास संथाल आदिवासियों को अंग्रेज बंगाल में बसने लगे और संथालों के इलाकों को क्या बोला गया? डामिने को कहा गया।
तो 1 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन भी बनता है कि दामिनों को क्या है। तो संथाल के इलाकों को ही क्या बोला गया, दामिनों को बोला गया था, जो अंग्रेज बंगाल में बसने लगे थे। पहाड़ियों संथालों के बीच संघर्ष कुड़हाल और हल को लेकर काफ़ी संघर्ष चला था, और इसको कुड़हाल हल का संघर्ष भी कहा जाता है, जो पहाड़ियों संथालों के बीच में चला था। बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र को सर्वेक्षण किया, ठीक है, वहाँ पे वो जांच पड़ताल करने गया, देखने गया, और 1855 और 56 में संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। सिंधु मांझी संथाल विद्रोह का एक नेता था। सिंधु मांझी संथाल के विद्रोह के कारण संथालों की जमीन पर सरकार के द्वारा भारी टैक्स लगा दिया गया। संथालों द्वारा ली गए कर्जों पर ऊंची ब्याज दर वसूलने लग गए अंग्रेज, और कर्ज अदा न करने की स्थिति में उनकी जमीनों पर क्या होने लगा, कब्जा होने लगा। इसके बाद ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोरदार एक ताकतवर हस्ती थी। जो ये क्वेश्चन आया है कि तो जो जोरदार थे वो ज़्यादा ताकतवर थे, तो उसका क्या कारण था। तो आप इसके पहला कारण क्या है, 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों तक उनके पास जमीनों के बड़े बड़े क्या थे, क्षेत्र थे। इनमें से कई तो 1000 एकड़ तक फैले हुए थे उनकी ज़मीनें। सेकंड, स्थानीय व्यापार और साहूकार के व्यापार पर भी उनका कंट्रोल था, और इस प्रकार उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर भी वे व्यापार शक्ति का प्रयोग करते थे। थर्ड, जोतदारों की ज़मीन का बड़ा भाग बटाईदार द्वारा जोता जाता था। जोतदारों को फसल के बाद उपज का फसल का आधा हिस्सा वो देना पड़ता था उन्हें। गांव में रहने के कारण जोतदार ग्रामवासियों पर सीधा कंट्रोल रखते थे, जबकि जमींदार शहरों में रहते थे। जोतदार जमीनों द्वारा गांव की यानी कि जो लगान को बढ़ाने का विरोध करते थे, तथा जमींदार अधिकारियों को अपने कर्तव्य को पालन करने से रोकते थे। अपने ऊपर निर्भर रैयत को अपने पक्ष में वे जोतदार एकजुट रखते थे, और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी भी करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप जमींदारें नीलाम हो जाती थी, और जोतदार ही उन जमीनों को क्या कर लिया करते थे, बाद में खरीद लेते थे। और इस प्रकार उत्तरी बंगाल में जोतदार जमीनों से ज़्यादा अधिक शक्तिशाली थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, तो आप ये 6 पॉइंट लर्न कर सकते हैं। इसके बाद हल और कुड़ाल की जो लड़ाई के बारे में भी हमने ऊपर पढ़ा था, अब ये बहुत लंबी चली। 18वीं सदी के अंतिम दशकों में अंग्रेजों ने राजमहल पहाड़ी के जंगलों को साफ करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ खेती करवाकर वो अपने राजस्व की वृद्धि करना चाहते थे, टैक्स बढ़ाना चाहते थे। और अंग्रेज जंगल इसलिए भी साफ करवाना चाहते थे क्योंकि वे वनवासियों को असभ्य, बेकार मानते थे। 1770 के दशक में अंग्रेजों ने राजमहल पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़ी लोगों को निर्मूल कर देने की नीति अपनाई, और बाद में पहाड़ी मुखियों को वार्षिक भत्ता देकर अपने व्यक्तियों का चाल चलन ठीक करने का उत्तरदायित्व सौंपा, परंतु इसमें उन्हें पर्याप्त सफलता भी नहीं मिल पाई थी। इन परिस्थितियों में पहाड़ी लोगों ने अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए भारी लोगों से लड़ाई जारी रखी, और पहाड़ों के भीतर भागों में क्या हुए, वो लोग चले गए, और प्रत्येक गोरे व्यक्ति को उन्होंने क्या कर लिया, अपना दुश्मन बना लिया था। फिर अंग्रेजों ने राजमहल पहाड़ी की तराई में संथाल आदिवासियों को बसाना शुरू कर दिया। संथाल लोग जैसे ही आए तो पहाड़ी लोगों के लिए एक नया खतरा का संकेत पैदा हो गया, क्योंकि कौन आ गए, अब संथाल लोग आ गए। और संथाल लोग वहाँ के जंगलों को सफाया करते हुए आए, और इमारती लकड़ों को काटते हुए, ज़मीन जोतते हुए और चावल तथा कपास उगाते हुए इस इलाके में बड़ी तेज़ी से बढ़ते चले गए। क्योंकि संथालों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, इसलिए पहाड़ी लोगों को राजमहल की पहाड़ियों में की ओर पीछे की ओर हटना पड़ा। पहाड़ी लोग झूम खेती करते थे, ठीक है, और इसके लिए वे कुड़हाल का यूज़ करते थे पहाड़ी लोग, और संथाल लोग किसका यूज़ करते थे, हल का। इसलिए कुड़हाल को पहाड़ी लोगों के जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसके विपरीत संथाल खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे। देखो ये लाइन आ गई।
और हल को उनकी उन्नति शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये एग्जाम में कई बार आया है कि संथाल लोग खेती के लिए किसका यूज़ करते थे, हल का, और पहाड़ी लोग किसका यूज़ करते थे, कुड़हाल का यूज़ करते थे। इसलिए पहाड़ी लोगों और संथाल के मध्य कुड़हाल और हल की लड़ाई लड़ी गई थी, जो काफ़ी लंबे समय तक चली थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डामिने कोह। अब डामिने कोह क्या है? 1780 के आसपास अंग्रेजों ने राजमहल पहाड़ियों की तलहटी में स्थायी कृषि करवाने का फैसला लिया। जब वे पहाड़ी लोगों को झूम खेती छोड़कर स्थायी जीवन जीने के लिए समझाने में असफल रहे तो उन्होंने संथालों को ज़मीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए क्या कर दिया, तैयार कर दिया। उन्होंने किसको बसा दिया? संथालों को। और 1832 तक ज़मीन के एक काफ़ी बड़े इलाकों में डामिने कोह के रूप में सीमांकित कर दिया। तो जिस जगह पे ये लोग रहे हैं उसी को बोला गया डामिने कोह। इसे संथालों की ज़मीन भी घोषित कर दिए गए। इसी ज़मीन पे ये संथाल लोग रहने लगे और संथाल को इस डामिने कोह के इलाके के भीतर ही रहना था और हल चलाकर खेती करनी हुआ करती थी और स्थायी किसान बनना होता था। पहाड़ी लोग मैदानों में रहने वाले किसानों पर आक्रमण करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि पहाड़ी लोग द्वारा मैदानों पर आक्रमण विशेष रूप से अभाव या अकाल के वशों में अपने आप को जीवित रखने के लिए करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त यह आक्रमण मैदानों में बसे हुए समुदाय पर अपनी शक्ति दिखाने के लिए भी करते थे। यह आक्रमण पहाड़ी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी करते थे। मैदान में रहने वाले जमींदारों को अक्सर उन पहाड़ी मुखियों को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी भी पड़ती थी और व्यापारी लोग भी उन पहाड़ी लोगों द्वारा नियंत्रित रास्तों का प्रयोग करने के लिए उन्हें कुछ पटकर दिया करते थे। जब ऐसा पटकर पहाड़ी मुखियों को मिल जाता था तो वे व्यापारियों की रक्षा भी करते थे और ये विश्वास भी दिलाते थे कि अब कोई भी उनके माल को आके नहीं लूटेगा। बुकानन की भारत यात्रा का वास्तविक उद्देश्य। बुकानन एक इतिहासकार था जो यहाँ पे जिसने क्या किया था, यहाँ पे आके भारत की यात्रा की थी। तो उसने भारत की यात्रा क्यों की थी, उसका क्या उद्देश्य था? बुकानन क्या जो है एक ईस्ट इंडियन कंपनी का ही एक कर्मचारी था जो भारत की यात्रा के लिए आया था। उसकी यात्रा केवल भूदृश्य से प्यार और अज्ञात की खोज से ही प्रेरित थी नहीं थी। वह नक्शान विसो सर्वेक्षक पालकी उठाने वाले कुली आदि के बड़े दल के साथ भी सर्वत्र यात्रा किया करता था। उसकी यात्रा का खर्चा कौन उठाती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि कंपनी को उन सूचनाओं की आवश्यकता होती थी जो सूचना बुकानन लेके आता था। बुकानन को स्पष्ट रूप से हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या देखना है, क्या खोजना है और किसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लानी है और क्या क्या लिख के लाना है। उसे पहले से ही क्या कर दिया जाता था, वार्न कर दिया जाता था। इस प्रकार बुकानन की यात्रा का वास्तविक उद्देश्य कंपनी के वाणिज्यिक उद्देश्य को ही पूरा करना होता था। इसलिए बुकानन ने पत्थरों तथा चट्टानों और भूमि के विभिन्न स्तरों तथा परतों को ध्यानपूर्वक देखा। उसने लोह खनिज और अभ्रक, ग्रेनाइट और संटिपिटक से संबंधित स्थानों का पता लगाया और बुकानन ने सावधानीपूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने को स्थानीय पद्धति का निरीक्षण भी उसने किया। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने की। इसके बाद 5वीं रिपोर्ट में दिए गए तर्क और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। 5वीं रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों का वर्णन किया गया था। इस रिपोर्ट में टोटल कितने पेज थे? 1002 पृष्ठ थे, जिसमें से 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टियों के थे, जिनमें से जमींदारी और रेत के प्रार्थना पत्र ये सब उसके अंदर लिखे हुए थे। तो ये मद्रास के दासब न्याय प्रशासन पर लिखी काफ़ी सारी टिप्पणी उसके अंदर लिखी हुई थी। 1860 के दशक में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना के बाद इंग्लैंड में कंपनी के कार्यों की बुराई की गई। अब इंग्लैंड में भी क्या हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के काम की बुराई हो रही है। कुछ वर्ग कंपनी को भारत और चीन के साथ व्यापार के एक अधिकार का विरोध भी कर रहे थे। अब इंग्लैंड में रहने वाले बहुत से व्यापारी और राजनीतिक लोग इस बात से जलते थे कि बंगाल विजय का सारा लाभ केवल ईस्ट इंडियन कंपनी को ही मिल रहा है और भी इस लाभ में अपनी भागीदारी भी चाहते थे। इन कारणों के कारण ही 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कई अधिनियम पारित किए गए
और जिनके अंतर्गत कंपनी को मजबूर किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट अब क्या करेंगे, इंग्लैंड भेजा करेंगी। पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी ही रिपोर्ट थी जो एक प्रबंध समिति द्वारा तैयार की गई थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर कंपनी के कामकाज पे भी क्या होने लगी, ब्रिटिश संसद अब चर्चा करने लगी। पांचवी रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इससे ग्रामीण बंगाल की घटना की जानकारी प्राप्त होती थी, परंतु इस रिपोर्ट को पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जा सकता क्योंकि इसको लिखने वाले पक्षपात रहित नहीं थे। तो ये एक बार पूछा भी, ये एग्जाम में भी आया कि पांचवी रिपोर्ट को एक पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जा सकता, इसका कारण क्या है। तो इसमें हम ये आंसर में लिख सकते हैं इसके कि पक्षपात रहित नहीं थी, वे कंपनी के कार्य के आलोचक थे, वे कंपनी की शक्ति को नियमित और नियंत्रित करना चाहते थे। अतः इस रिपोर्ट को बिना आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसमें परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन बहुत ही बड़ा चढ़ा के किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर, और व्यापार में जमींदारों का पतन बहुत कम हुआ था क्योंकि जमींदारी किसी न किसी प्रकार से अपनी जमींदारी बचाने में सफल हो जाते थे, कोई ना कोई वो तरीका यूज़ कर लिया करते थे, अपनी जमींदारी को बचा लेते थे। जैसा भी हमने पढ़ा था कि किसी लेडीज़ के नाम पे जमींदार ज़मीन को कर दिया करते थे और ज़मींदारी की नीलामी होती थी, परंतु ज़मींदार नए नए तरीक़ों से अपनाकर अपनी ज़मींदारी को बचा लेते थे और बहुत कम मामलों में ही विस्थापित होते थे। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स देखे हैं, मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर नहीं कराया, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं मैंने आपको सिर्फ वही नोट्स इस चैप्टर में कराए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।